सबसे पहले बात करेंगे गैरसैंण विधानसभा सत्र की। तो सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत पर राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा हुआ। तो अभिभाषण के बाद बजट सत्र की अवधि को लेकर हंगामा रहा। करीब 1 घंटे तक हंगामे के साथ शुरू हुई बहस हंगामे पर ही खत्म हुई। इस दौरान विपक्ष ने बजट सत्र की 5 दिन की अवधि को बेहद कम बताया और कम से कम 19 दिन का सत्र बुलाने की मांग की। सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने एक बार फिर कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। नियमावली ये कहती है कि कम से कम 4 दिन तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए, जिसका पालन सरकार नहीं करवा रही है। फिर ये नियमावली ये कहती है कि बजट के प्रस्तुतिकरण के कम से कम 2 दिन बाद चर्चा शुरू होनी चाहिए, ये उससे अगले दिन ही शुरू करवा रहे हैं, नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर जनरल बजट पर कम से कम 4 दिन चर्चा होनी चाहिए, सामान्य बहस होनी चाहिए, ये उसका उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं। 19 दिन कौन से बजट विभागों पर चर्चा कराई आपने? वो परंपराओं के आधार पर सत्र चलता है। कांग्रेस के हमारे मित्र यहाँ सदन चलाने के लिए मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए हर बात पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी जल्दी में है कि शायद उन्हें लग रहा है कि हाउस क्यों रखा हमने यहाँ है। और नियमावली जो उन्होंने बताई है वो मैंने सुना है, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ परंपराओं का हवाला दिया है। तो चूंकि मैं इसका अध्ययन करने के लिए मैंने कहा है, उसका अध्ययन करके उसको मैंने निर्णय सुरक्षित रखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से हम लोग तय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कार्य मंत्रणा समिति हमने कल सुबह बुलाई है, और उसके साथ साथ जो हमारी परंपराएं हैं, जो नियमावली है, उसको सबको देखते हुए इसका निश्चित रूप से हम संज्ञान लेंगे, और आगे आने वाले टाइम पर इसका विनिश्चय मैं सुनाऊंगा। अभी तो गैरसैंण में सर्द हवाओं के बीच सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के कामों का बखान किया गया, तो विपक्ष हमलावर नजर आया। विपक्ष के हंगामे के साथ गैरसैंण में आखिरकार बजट सत्र का आगाज हो गया। एक तरफ राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और अभिभाषण को महज कोरा बखान बता दिया। लेकिन राज्यपाल ने सदन में पूरा भाषण पढ़ा और सरकार की नीतियों के बारे में बताया। भराड़ीसैंण में मिनी सचिवालय के लिए जमीन का चयन किया गया है। उद्योग क्षेत्र में 2641 इकाइयों की स्थापना हुई और 3524 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ। प्रदेश में 57,314 लोगों को रोजगार मिला। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए 802 पद भरे जाएंगे। सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए 200 करोड़ की सहायता मिलेगी। आपदा प्रबंधन के तहत 22 गाँव के 609 परिवारों के पुनर्वास के लिए 17 करोड़ 94 लाख की मदद। 1045 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 1036 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण हुआ। पुलों का होगा निर्माण। 147 गाँव को सड़क मार्ग से सीधा जोड़ा जाएगा। हल्द्वानी में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 152 पद सृजित किए गए। चंपावत, बाजपुर और गुप्तकाशी में नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी तैयारी है। राज्यपाल के अभिभाषण को सीएम त्रिवेंद्र ने ऐतिहासिक बताया और बजट को लेकर कहा कि बजट में बहुत से नए प्रावधान भी किए गए हैं, जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं। बहुत ही सराहनीय और मार्गदर्शक अभिभाषण महामहिम राज्यपाल का रहा है। चाहे हमारे राज्य की जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, उससे जुड़े हुए मुद्दे होंगे, शिशुओं से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, जो बालिकाएं हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे होंगे। विपक्ष के हंगामे के बीच शुरू हुआ बजट सत्र आगे भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल मामला, प्रमोशन में आरक्षण, महंगाई और राजधानी जैसे मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में है। गैरसैंण से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। राज्यपाल के अभिभाषण को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह ने खारिज कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ ऐसा नहीं था जिसे हम ये कह सकें कि सरकार इस रास्ते पर आगे चलने का काम करेगी। इस अभिभाषण में जो आज हमारे सामने मूलभूत समस्याएं हैं, ना किसानों की आय दुगनी करने के परिप्रेक्ष्य में कोई बात हुई है, नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करती है, लेकिन उस दिशा में भी कोई कदम उठाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि असंगठित विपक्ष हताश और निराश है। हताश, निराश विपक्ष, असंगठित विपक्ष, इसके अलावा और क्या कह सकता है
उसके पास सिवाय झूठे आरोपों के और कुछ भी नहीं रह गया है। और इसलिए जो कुछ विपक्ष बोल रहा है वो अपनी हताशा और निराशा को ही प्रकट कर रहा है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा है और यहां राजधानी का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। आज सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से राजधानी को लेकर बड़ा बयान दिया, इशारा किया उन्होंने। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण राजधानी के मुद्दे पर कहा है कि हमारी मंशा साफ है, जल्द ही जनता को इस पर फैसला देखने को मिलेगा। वैसे न्यूज 18 ने आपको बताया था कि बजट सत्र के दौरान गैरसैंण पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है और सीएम ने भी एक बार फिर उसी फैसले का इशारा दिया है। समय आने पे सब हो जाएगा। हमारा सोच बड़ा स्पष्ट है, समय आने पर सामने आ जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि गैरसैंण को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, वहां सिर्फ वही ढांचा है जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था। इंदिरा हृदयेश ने साथ ही न्यूज 18 से बातचीत की, क्या कुछ और कहा सुनिए। क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए, बजट सत्र तो पिछली वर्ष भी हुआ था। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको दिखाई दे रहा है? जो कांग्रेस के समय के बुनियाद जिनकी शुरू हो गई थी उन्हें भी ये पूरा नहीं कर पाए। इसी को ले लीजिए, जहाँ हम बैठे हैं, गैरसैंण में जो विधान भवन बना है या कार्यालय बने, इनकी ही क्या हालत है। ना इसमें कोई हीटिंग की व्यवस्था है, ना ढंग से पानी पीने की व्यवस्था है, ना पत्रकारों कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा है, ना वाईफाई है, ना किसी भी ढंग से टेलीफोन कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो बजट सत्र से हम बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इस सरकार ने गैरसैंण के बारे में कुछ नहीं किया। जो हमारा बना हुआ था ढांचा था, उसमें जो आंतरिक सुविधाएं चाहिए थी उसको भी पूरा नहीं किया है। तो गैरसैंण के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने के हकदार इसलिए नहीं है कि जो बना हुआ ढांचा था उसकी आंतरिक सुविधाएं भी ये नहीं प्रदान कर पाए हैं। और गैरसैंण बना है इसी भाव से बना है कि पहाड़ के लोग अपनी राजधानी के रूप में यहाँ प्रसन्नता का अनुभव करें और गैरसैंण का विकास हो सके। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 गैरसैंण। गैरसैंण सत्र के दौरान कर्मचारियों का भी विरोध दिखाई दिया और कर्मचारियों के ही समर्थन में यूकेडी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का विरोध किया है। भगत को यूकेडी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और प्रमोशन में आरक्षण हटाने की मांग की। तो प्रमोशन में रोक को लेकर हड़ताल के आज दूसरे दिन गैरसैंण में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने विधानसभा जा रहे विधायकों के काफिले को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने विधानसभा घेराव करने जा रहे कर्मचारियों को दिवाली खाल के पास बैरिकेडिंग कर रोका और सरकार के नो वर्क नो पे के आदेश के बावजूद करीब 1.5 लाख जनरल ओबीसी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। कर्मचारियों ने 5 मार्च से जरूरी सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में कर्मचारियों की हड़ताल मुश्किल बनती जा रही है और बड़ी परेशानी ये है कि सब तब हो रहा है जब सरकार 3 साल के जश्न की भव्य तैयारियां कर रही है, जबकि हड़ताल अब आंदोलन बनता जा रहा है। 18 मार्च को सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा और आयोजन 70 विधानसभाओं में होगा। पर आयोजन से पहले आंदोलन बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है। मुश्किल ये है कि सरकार को 3 साल पर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का गुणगान करना है, लेकिन जब जनरल ओबीसी वोट बैंक वाले राज्य में 1.5 लाख कर्मचारी हड़ताल और आंदोलन में होंगे तो कैसी होली और कैसा आयोजन, ये सवाल कर्मचारी भी पूछ रहे हैं और कांग्रेस भी। मैं नहीं मानता हूं यदि सरकार 3 साल में कह रही कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन यह आयोजन तब सफल होगा जब कर्मचारी अपने कार्यालय में बैठेंगे और विकास योजनाओं को गति देंगे, तब तक उनका कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। अब आप अपने घर में बैंड बजाते रहें और नाचने वाले कोई बाराती हो ही ना तो उसमें क्या फायदा है। आप नाचते रहिए, आप ढोल बजाते रहिए, जनता के सवालों को और समस्याओं को संबोधित आप नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हम आयोजन करेंगे, तो आप छापते रहिए बड़ी बड़ी पुस्तिकाएं विकास की। प्रमोशन में लगी रोक कब हटेगी, इसी सवाल पर बवाल मचा है। पर हैरत की बात यह है कि सरकार और शासन प्रमोशन की बात पर पोजीशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बीजेपी को अब भी पूरी उम्मीद है और हमारा विश्वास है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश की जनता के साथ साथ जो सरकार के अंग हैं, मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जो सरकार के अंग हैं, हमारे कर्मचारी सरकार के,
वे भी इसमें पूरे उत्साह के साथ भाग लेंगे। जनरल ओबीसी कर्मचारी प्रमोशन की रोक हटने के अलावा दूसरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है और सरकार इसी एक सवाल के सीधे जवाब पर चुप है। ऐसे में अगर कोई जल्द रास्ता नहीं निकला तो 1.5 लाख कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलन कहीं होली और 3 साल के आयोजन की रंगत फीकी न कर दे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हड़ताल किसी भी विषय का समाधान नहीं है, बातचीत के बाद ही इस पर समाधान हो सकता है। प्रदेश की 1 करोड़ 10 लाख जनता की निगाह बजट पर लगी हुई है और इसलिए चाहे सरकार हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबका प्रदेश की जनता के प्रति समान दायित्व है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो उन कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है और इसलिए उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और हड़ताल वापस लेना चाहिए। ऋषिकेश में एक एमबीबीएस के स्टूडेंट की खुदकुशी की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स के बॉयज हॉस्टल में साहिब दीप सिंह नाम के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। एम्स में वो 4th ईयर का स्टूडेंट था। पुलिस ने छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया जिसमें मौत के लिए उसने खुद को ही जिम्मेदार बताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। उधम सिंह नगर जिले की अदालत ने यूपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह को जमीन फ्रॉड के मामले में 15 साल की सजा सुनाई है। प्रेम प्रकाश और उनके परिवार पर एक पूर्व डीएसपी की फर्जी वसीयत बनाने का आरोप था। मामले में प्रेम प्रकाश के परिवार वालों को भी 8 साल की सजा सुनाई गई है। प्रेम प्रकाश को यूपी का बाहुबली नेता माना जाता था। देखिए, ये एक क्रिमिनल केस था जिसमें एक फर्जी वसीयत बनाए जाने और फर्जी वसीयत के आधार पर जमीन के हस्तांतरण का मसला था। कोर्ट ने सारी प्रोसीडिंग के बाद आज इसमें अपना फैसला सुना दिया, जिसमें मुख्य मुलजिम प्रेम प्रकाश सिंह को और उनके सब अभियुक्तों को सजा सुनाई। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने मौत के बाद डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और डॉक्टरों का घेराव किया। परिजनों का आरोप है कि महिला को भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने बिना जांच के ऑपरेशन किया। डॉक्टर का कहना है कि खून की कमी की वजह से महिला की मौत हुई है। जब हम पेशेंट नॉर्मल भेज रहे हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल पेशेंट घूम रहा है, बिना हमसे पूछे और बिना हमारी किसी अनुमति के ऑपरेशन कर दिया। कोई रिपोर्टिंग की इन्होंने? नहीं की। कुछ रिपोर्ट की? मैंने इनसे पूछा रिपोर्ट दो मुझे, तो रिपोर्ट क्यों नहीं दी इन लोगों ने हमें? इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की, कुछ नहीं की, उठा के ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद बोल रहे हैं कि खून की कमी से डेथ हो गई। ऐसे कैसे डेथ हो गई? मरीज का शरीर वो ऑपरेशन का जो स्ट्रेस होता है वो झेल नहीं पाया, तो उस वजह से मरीज की वो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज हिमालयन आयुर्वेदिक कॉलेज को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने फीस बढ़ाने और छात्रों की फीस न लौटाने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दस्तावेजों की कमी और गलत पेपर लगाने की वजह से याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से नई याचिका दाखिल करने की छूट उन्हें दी है। श्रीनगर गढ़वाल में एक घर में घुसे गुलदार को आखिरकार पकड़ लिया गया। ट्रैंक्विलाइज कर गुलदार को बेहोश किया गया और वन विभाग ने अपने कब्जे में उसे लिया। यहां शिकार की तलाश में बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित घर के बेसमेंट में गुलदार घुस गया था। गुलदार को देखने के लिए भारी भीड़ पहुंच गई और इस वजह से ट्रैफिक जाम भी हुआ। बाद में गुलदार को पिंजरे में कैद किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। खेत है वो नाले के रास्ते अंदर आया है। दहशत ही समझ लीजिए। बच्चे भी स्कूल जिन्होंने जाना था उनको भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला क्योंकि एग्जाम्स हो रहे हैं, जाना भी जरूरी था। इतना क्राउड हो गया, शायद मेले में भी इतना क्राउड नहीं होगा, इतना क्राउड इकट्ठा हो गया। ये कुत्ते जो वहाँ पर उनके पड़ोस में है, उनका भी कुत्ता है, कुत्ते के चक्कर में आया और उनकी नीचे बेसमेंट में चला गया। काफ़ी मशक्कत के बाद हम लोगों ने इसको ट्रैंक्विलाइज किया है। इसमें हमारे साथ में पूरी वेटरनरी टीम थी। अपनी कार्यप्रणाली की वजह से सवालों में रहने वाली नई टिहरी नगर पालिका का एक और कारनामा सामने आया। पालिका द्वारा वन विभाग में संयुक्त अभियान चलाकर शहर के बंदर पकड़े गए और पालिका द्वारा 2 पिंजरों में करीब 30 बंदरों को ठूंसा गया और उसे एक कमरे में भूखे प्यासे बंद किया गया, जिसमें कई बंदर जख्मी भी हुए। जब इसकी जानकारी पालिका को दी गई तो आनन फानन में पालिका ने बंदरों को वन विभाग को सौंपा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। स्कूटी सवार महिला की मौत, ट्रक से कुचलकर महिला की जान चली गई। नेहरू कॉलोनी थाना इलाके की घटना है। जोगीवाला इलाके के पास यह हादसा हुआ। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। तो माना जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार की वजह से जो है देखिए टक्कर होती है और
महिला की कुचलकर मौत हो जाती है। नेहरू कॉलोनी थाना इलाके की घटना, जोगीवाला इलाके में ये हादसा हुआ है। भारत में कोरोना वायरस की दस्तक हो चुकी है और अब इस साल होने वाली पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी वायरस का खतरा मंडराने लगा है। वैसे हालात तो यह है कि शिव भक्तों को रोका भी जा सकता है। 1981 से हर साल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शनों के लिए हजारों तीर्थयात्री चाइना जाते रहे हैं, लेकिन इस बार यात्रा में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। जून के पहले हफ्ते से ये तीर्थ यात्रा शुरू होती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव ने आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है। यात्रा की नोडल एजेंसी कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हों, लेकिन असमंजस के हालात बरकरार हैं। मूल रूप से ये विदेश मंत्रालय का काम होता है। कोरोना वायरस का जहाँ तक मुझे लगता है जून तक ठीक हो जाना चाहिए, शिव की कृपा रहेगी तो चाइना में भी पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और निश्चित तौर पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक को छोड़ दें तो मानसरोवर यात्रा 1981 से बदस्तूर जारी है। अब इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए केएमवीएन ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। प्लान बी के मुताबिक अगर मानसरोवर यात्रा रद्द होती है तो व्यापक स्तर पर आदि कैलाश की यात्रा संचालित की जाएगी ताकि तीर्थ यात्रियों को निराश न होना पड़े। आदि कैलाश यात्रा को भी बढ़ाने का हमारा मन है, वो तो निश्चित तौर पर होगी ही होगी। मुझे लगता है अगर किन्हीं कारणों से चाइना जाना नहीं हुआ तो आदि कैलाश की यात्रा इस बार बहुत अच्छी संख्या में होने वाली है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को दुनिया की सबसे दुर्गम पैदल धार्मिक यात्राओं में शुमार किया गया है। बावजूद इसके हर साल हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री भगवान भोले के दर्शनों के लिए चाइना जाते हैं। अब कोरोना के कहर ने इस यात्रा पर भी संकट खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में करीब 38 दिनों से चल रहे एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रदर्शन पर आज विराम लग गया। शाहीन बाग की तर्ज पर दून में शुरू हुआ प्रदर्शन मंगलवार को खत्म हुआ। प्रदर्शनकारियों और जिला प्रशासन के बीच हुई मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदर्शन को स्थगित किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट अनुराधा ने बताया है कि प्रदर्शन की अनुमति लेने के बाद ही आगे प्रदर्शन जो है करने की इजाजत मिलेगी। तो हम अब यही चाहते हैं कि आने वाला जो त्योहार है वो हम अपने सब लोगों के साथ मिलके हर घर के अंदर जा करके हम उस त्योहार को मनाएं और एक अच्छा मैसेज दें कि हम लोग यहाँ शांति चाहते हैं। तो अब इनसे वार्ता की गई है तो ये अपना आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अभी अपना आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। आगे जो भी इनका रणनीति रहेगी उसके बारे में तो अभी इन्होंने हमें नहीं बताया है, लेकिन जैसा भी रहेगी फिर हम उस स्थिति के अनुसार कार्रवाई करेंगे। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।